जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं मोदी जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो अजमेर दरगाह में आप हर साल चादर चढ़ाते हैं, जो भेंट भेजते हैं, वो आप बंद कीजिए। क्योंकि अजमेर का दरगाह पहले से भी बदनाम रह चुका है, अभी भी बदनाम है और आगे भी बदनाम रहेगा। तो आप अपने ऊपर जो वोट हिंदुओं का पाकर प्रधानमंत्री बने हो, सबसे पहले उस दाग को आप धोइए और अजमेर दरगाह शरीफ में जो चादर आप हर साल भेजते हो उसे बंद कीजिए। इतनी बदनाम कहा जाता है कि अजमेर दरगाह जो है सबसे पहले भगवान का मंदिर था। एक अजमेर में एक चिश्ती आता है अकबर के टाइम पे, वो वहाँ पे क्या मंदिर को तुड़वा के वहाँ पे अजमेर दरगाह बना दिया जाता है उसके मरने के बाद। और जो वो चिश्ती था वो हिंदुओं को कन्वर्जन करता था मुसलमानों में, तलवार के नोक पे करता था। पहले समझाता था, अगर नहीं वो मानता था तो तलवार के नोक पे उसे कन्वर्ट करा दिया जाता था। लेकिन पहले से ये सब जनता जानती है, लेकिन एक घटना जो थी वो देश को पूरा झकझोर कर देता है। वो एक घटना सन 1992 ईस्वी में होता है। एक अजमेर में एक स्कूल है जिसका नाम है सोफिया गर्ल स्कूल। वहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी आदमियों की लड़कियां पढ़ती हैं, आईएएस आईपीएस डॉक्टर, कुछ गरीब का भी पढ़ता है जो कोटा मिला हुआ है सरकार की तरफ से। उस कोटा के एवज में भी वहाँ पे लड़कियां पढ़ती हैं। जो अजमेर दरगाह के जो मेन चिश्ती थे, जिसे मौलाना बोलते हैं, मौलाना से भी ऊपर उसे चिश्ती कहा जाता है, जो अजमेर दरगाह में एकदम अजमेर शरीफ में मेन जगह पे बैठा हुआ आपको मिलता है। इन्होंने क्या किया, अपना कुछ गुर्गा को वहाँ पे छोड़ा। सरकार और सिस्टम तो इन्हीं का रहता है, जैसे बीजेपी की सरकार आई हिंदुओं का, फिर भी चादर वहाँ चढ़ रहा है। सेम सिस्टम तो इन्हीं का होता है। इन्होंने क्या किया, कुछ लड़कियों के अपने गुर्गे के थ्रू फंसाया, उनका गलत वीडियो बनाया, गलत फोटो लिया, फोटो और गलत वीडियो बना के उनको जो है ब्लैकमेल करना शुरू किया। ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदी हरकतें किया। एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, जितने मौलाना थे अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर सब ने किया। टोटल 18 मौलाओं ने उनके साथ रेप किया। सेम उसको ये धमकाया गया कि तुम अपनी सहेली को लाओ, हम उसे भी नशा खिला के उनका फोटो सब लगा बना के फिर उसे हम सेम तुम्हारे जैसा कार्रवाई करेंगे। अगर तुम नहीं लाती हो तो जैसे तुम्हारा वीडियो मैंने मतलब मेरे पास बना हुआ है, इसको हम वायरल कर देंगे। लड़की जो होती है अपना बदनामी को बचाने के लिए वो अपनी सहेली को लेके आता है वहाँ पे, उसे कोई ना कोई जरिए के द्वारा नशा पिलाया जाता है, उसे नशा में डाल दिया जाता है। फिर उसके साथ गंदा काम होता है, गलत काम होता है, उसका नंगा तस्वीर बनाया जाता है, फोटो लिया जाता है और फिर उसे जब होश आता है तो उसे दिखाया जाता है और उसे बहला फुसला के फिर उसे डराया धमकाया जाता है कि हमारा सरकार है, हमारा सिस्टम है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम अगर हमारे पास नहीं आओगी तो हम इसे वायरल कर देंगे। फिर वो लड़की भी धीरे धीरे इस दलदल में फंस जाती है। ऐसे करके एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 से ऊपर लड़कियों के साथ पूरे अजमेर की दरगाह के जो चिश्तियां थे वो रंगरेलियां उड़ाता है। मतलब उनके तो मौज हो जाता है। 100 से ऊपर, 100 तो सिर्फ एक कागजों में आया हुआ है, जो कि बहुत दिन के बाद आया, जो कि कुछ बोलना नहीं चाहती थी अपना बदनामी से डरने के लिए, और काफ़ी तो मर गई और बहुतों ने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। लेकिन उसी टाइम जब एक गुप्ता जी थे एडिटर अखबार के, उन्होंने इसको सबसे पहले अपनी जान की परवाह ना करते हुए इसे अखबार में छापा। अखबार में छपने के बाद पूरे वहाँ पे प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन होने के बाद भैरों सिंह शेखावत जो है वहाँ का मुख्यमंत्री हुआ करता था उस टाइम पे, उसने इसका जांच पॉस्को एक्ट के तहत जांच के आदेश दिया। जांच शुरू हुआ, लेकिन वो कहावत नहीं कि इनकी पहुंच पूरे वर्ल्ड तक होता है, सेम इसका पहुंच बहुत दूर दूर तक है। पैसे खिला के, दबाव देके बंद करा दिया गया, पूरा केस को डाउन करा दिया गया। लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे सरकार बदलता है, कानून बदलता है, आईएएस आईपीएस बदलते हैं, तो इनके ऊपर सख्ती होता है। तो उस टाइम पे जो उन मौलानाओं में भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ बड़े मौलाना होते हैं, कुछ छोटे मौलाना होते हैं। तो
इनको क्या होता है, बड़े मौलानाओं को बचाने के लिए छोटे मौलानाओं को आगे भेज दिया जाता है, इसी को डर बोलते हैं। तो उनमें से 9 मौलानाओं को आगे कर दिया गया, उन्हें पॉस्को एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी जेल से बाहर आ गए। उनमें से दोबारा उन पे केस हुआ, फिर से वो जेल गए, लेकिन उन आरोपियों में एक आरोपी जो था, जिन्होंने अपना समाज का प्रतिरोध सहन नहीं कर पाया और आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद उसमें से एक जो है दोषी, वो फरार हो गया और फरार होने के बाद नाम बदल के भारत में कहीं भी वो रह रहा है, लेकिन आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है बड़े-बड़े लीडर को पता हो कौन है, लेकिन उसके विरुद्ध कोई बोलना नहीं चाहता है, आखिर कौन है, क्या है, नहीं है, और ना ही उसके डर से कोई जनता मुँह खोलना चाहती है। जब वो सारी लड़कियाँ का उम्र ढल गया, बच्चे बड़े-बड़े हो गए, जवान हो गया, तब वो राज़ी हुए अपना गवाह देने के लिए। जब उन्होंने गवाह दिया, गवाह देने के बाद जो 9 मौलाना थे, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई और आज 32 साल के बाद, आज से 2 दिन पहले 32 साल के बाद बाकी बचे जो 6 थे, टोटल 18 थे, बाकियों को सजा हो रखा था, एक फरार है और एक ने आत्महत्या कर लिया था। बाकी बचे 6 जो थे, जो मेन चिश्ती बोलते हैं, जिसका रसूख रहता था, जो अजमेर शरीफ में जिसने जो बोल दिया उन सबों ने, वही वहाँ पे होता था। वो 6 के 6 पकड़ाए और उन पे कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाया है और उम्र कैद की सजा होने के बाद 5-5 लाख का जुर्माना भी इनको भरने के लिए कहा गया है। लेकिन मुझे ये समझ सबसे पहले इनसे पहले मैं आपको इन 6 के 6 चिश्ती का नाम बता दूँ आपको। सबसे पहले है नफीक चिश्ती, नफीक चिश्ती, दूसरा आता है सलीम चिश्ती। ये आप देखते रहिए, ये सारे चिश्ती हैं, मौलाना है, सैयद है, ये सब बड़े-बड़े रसूखों में काउंट आते हैं। तीसरा है इकबाल भाटी, हालाँकि राजस्थान में भाटी जो है वो हिंदू समाज से आता है, लेकिन उन्हें मुगलों के टाइम पे ही कन्वर्ट कर दिया गया था और इन्हें मुस्लिम बना दिया गया था। इकबाल भाटी, नसीम टार्जन, नसीम नाम है उसका, उर्फ टार्जन उसको बोला जाता है। क्यों? इन सबों का मास्टरमाइंड वही था और अपने आप को टार्जन बोलता था कि हमें कोई ना पकड़ सकता है, ना हमारा कुछ कोई बिगाड़ सकता है। और सोहेल गनी, गनी भी एक मुस्लिम कास्ट में सबसे अपर कास्ट में आता है। और छठा था सैयद सोहेल। ये जितने भी नाम मैंने आपको बताया, सैयद, गनी, चिश्ती, ये सब मुस्लिम में एक बड़े कास्ट में काउंट आता है, बड़े जाति में गिनती आता है, जिसे कि पूरा मतलब इस्लाम का ठेकेदार बोला जाता है। ये थे ये सारे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारा आखिर न्यायपालिका को हो क्या गया है कि 100 लड़कियों का रेप होता है, एविडेंस मौजूद है, फिर भी उन्हें सजा देने में 32 साल लग जाते हैं और 32 साल लगने के बावजूद भी उन्हें उम्र कैद की सजा दिया जाता है। अब ये बताइए आप, पॉइंट यहाँ आता है कि मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो उन्होंने जवानी में ये काम किया और 32 साल से बाहर घूम रहे थे, 32 साल वो और 30 साल वो, 30 दूना 60, तो 62 साल मिनिमम इनके हो गए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी तो जी लिया, अब इन्हें आप उम्र कैद देके क्या कर रहे हो? 10 साल के बाद फिर इन्हें छोड़ दोगे। आपका ही कुछ जज हैं जिन्होंने डिसीजन दिया है रेप केस में कि ये 5 वक्त का नमाज़ी है, इसे छोड़ दो, इनसे गलती हो गई। और आप लोगों को कोई भरोसा तो है नहीं। अभी आप पॉस्को एक्ट में आपने इन्हें उम्र कैद की सजा दिया है, हो सकता है ये बड़ा कोर्ट में जाए, वहाँ से फिर बेल से छूट जाए और 30 साल जब ये मर जाएँ पूरे के पूरे, फिर इन पे सजा का ऐलान हो। ऐसा कानून क्यों नहीं आप बनाते हो इनके लिए कि सीधा मृत्यु दंड? क्योंकि इनके तो उसमें भी लिखा हुआ है, सऊदी अरब सब में देखिए कि इनको सीधे मृत्यु दंड दे दिया जाता है। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी लिया, दूसरों की ज़िंदगी नर्क बना दिया और मज़े के मज़े अलग लिया, लड़कियों को अलग-अलग दलदल में धकेला और फिर भी आप इन्हें पूरी ज़िंदगी जीने के बाद इन्हें आप उम्र कैद की सज़ा देते हैं। हमें तो कभी-कभी न्यायपालिका पे विश्वास भी होता है कुछ जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा शर्म आता है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश का न्यायपालिका है ये। सेम कहानी नेताओं का होता है, जो देश में नेतागण हैं, ये क्या करते हैं,
अभी ये आप देखिए ना, जहाँ भी कोई हिंदू का कोई मर रहा है, बांग्लादेश में हुआ, हर जगह हुआ, सारे विपक्ष चुप हैं। वहीं मुस्लिम का एक जानबूझ के गलती करके भी अगर मरे, तो पूरे लुट जाते हैं। मतलब हमारे सिस्टम के नेता में भी खराबी है, तभी तो ऐसा सिस्टम चल रहा है। ना ये कोई कानून पास करने देते हैं, और ये चाहते हैं कि पूरा देश का इस्लामीकरण हो जाए, ऐसे ही लड़कियों का बलात्कार होते रहे और कोई कुछ नहीं बोल सके।